एनसीईआरटी सिक्स्थ क्लास पॉलिटी का सेकंड चैप्टर है डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। इससे पहले चैप्टर में लर्न किया था डाइवर्सिटी का मीनिंग। इसमें मेन लर्न करेंगे कि डाइवर्सिटी के साथ रिलेटेड जो कंसेप्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल स्टीरियोटाइपिंग है, प्रिजुडिस है, डिस्क्रिमिनेशन है, इनइक्वालिटी है, इनका कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, डिफरेंसेस समझेंगे, एग्जांपल्स और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस डाइवर्सिटी की जो डिटेल्ड थोड़ी स्पेसिफिक नॉलेज बेस्ड बातें हैं वो साझी करेंगे। चैप्टर में क्या क्या इंक्लूड होगा ये है अब इस वीडियो में। डाइवर्सिटी एंड रिलेटेड कंसेप्ट है, स्टीरियोटाइपिंग, प्रिजुडिस, डिस्क्रिमिनेशन, इनइक्वालिटी, इसमें डिफरेंसेस, एग्जांपल और जेंडर और डिसेबिलिटी की एग्जांपल डिस्कस करेंगे। कंसेप्ट एंड इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बातें करेंगे। रिलीजियस डाइवर्सिटी के काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी के दलित आइडेंटिटी मेन हेडिंग होगा। रोल ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी, जो संघर्ष चल रहा है। चैप्टर के शुरू में सिर्फ ये हेडिंग दिया गया है यहाँ के डाइवर्सिटी एंड ये रहा डिफरेंस एंड प्रिजुडिस। डिफरेंस क्या होता है, प्रिजुडिस क्या होता है, उसको डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए साथ साथ में हिंदी में भी टेक्स्ट दी हुई होगी, आप समझ सकते हो। की डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस और प्रिजुडिस में क्या अंतर है। सबसे पहले डेफिनेशन, डिफरेंस पहले भी हम देख चुके हैं, डाइवर्सिटी के बिल्कुल करीब है कि बस वैरायटी है, लैंग्वेज की, रिलीजन की, ड्रेस की, म्यूज़िक की, डांस की वैरायटी है। और डिफरेंस न्यूट्रल जहाँ पॉजिटिव होगा, लेकिन प्रिजुडिस जो है नेगेटिव होगा। प्रिजुडिस कब बनता है, जब आप किसी एक रास्ते को बेस्ट समझते हो और आप समझते हो कि मेरा रास्ता बेस्ट है, मेरा पाथ बेस्ट है। इट मीन्स दूसरों को आप नीचा देखने लगते हो, इन्फीरियर समझते हो और उनको उनकी रिस्पेक्ट जो है खाने लगते हो, कम करने लगते हो, वो प्रिजुडिस बन जाता है। ये का जो डिफरेंस है कल्चर और ओपिनियन के बेस पर हो सकता है, लेकिन जो प्रिजुडिस है स्टीरियोटाइपिंग और इग्नोरेंस, अज्ञानता के कारण, है ना, हो सकता है। डाइवर्सिटी एनरिचमेंट की तरफ लेके जाती है, लेकिन ये प्रिजुडिस डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वालिटी की तरफ लेके जाते हैं। ये क्वेश्चन बन रहे हैं सारे। एग्जाम्पल है कि हम डिफरेंस को अप्रिशिएट करते हैं, कल्चरल डाइवर्सिटी, एक गुलदस्ता जिसमें कितने कलर के फूल हैं ऐसे करके, और ये जो है हमें डाउनवर्ड लेके जाती है। एटीट्यूड डिफरेंस का जो है इंक्लूसिव है, एक्सेप्ट करना है सभी को, लेकिन प्रिजुडिस का एक्सक्लूड करना है, नेगेटिव बायसनेस है। ऐसे ही डाइवर्सिटी और प्रिजुडिस की भी जो है डिफरेंस किया गया है, टेबल में देख सकते हैं, जो पिछले टेबल से काफ़ी मिलता होगा। डाइवर्सिटी सेलिब्रेट करती है डिफरेंसेस को, और ये जो है प्रिजुडिस नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करता है हमारे सोशल इंटरएक्शन को। तो ये डाइवर्सिटी इंक्लूजन को, इनोवेशन को, ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, इसको इम्पैक्ट करती है। ये एक्सक्लूजन, डिस्क्रिमिनेशन, इनइक्वालिटी पहले ही बात हो चुकी है। एटीट्यूड, इसमें ये ओपननेस का होगा, डाइवर्सिटी में एक्सेप्टेंस का, और रिस्पेक्ट फॉर ऑल इंडिविजुअल। तो यहाँ पर क्लोज माइंडेडनेस, प्रिजुडिस, इनटॉलरेंस, ऑफन इररेशनल फियर एंड हेट, तो इससे बचना है। दैट इज़ वाई एजुकेशन में ये चैप्टर इंक्लूड किए जाते हैं। अंडरस्टैंडिंग द डिस्टिंक्शन इज़ कल्चरल। हाँ, एनसीईआरटी की बुक में क्या बताया गया है कि इन डिफरेंसेस को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप अच्छी सोसाइटी, इंक्लूसिव सोसाइटी, इक्विटेबल सोसाइटी, यहाँ सब बराबर हो सकें, ये गोल है हमारा, उस तरफ जा सके। दैट इज़ वाई इनको समझना ज़रूरी है। तो पहला नॉलेज पॉइंट क्या है कि जो हमारी आइडेंटिटी है, हमारी पहचान है, वो भूगोल और इतिहास से प्रभावित होती है। देखिए, 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं नॉर्मली: फैक्चुअल क्वेश्चन, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन और कंसेप्चुअल क्वेश्चन। कंसेप्चुअल क्वेश्चन में डिफरेंसेस जो कर रहे हैं उससे, और रीजनिंग में एजर्शन वाले क्वेश्चन जो आते हैं तो वहाँ ये ऐसी स्टेटमेंट्स आ सकती हैं। ये हो गया कि जो है हमारी आवर आइडेंटिटी इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री। तो हमारी आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी से क्या मीनिंग है, आवर लाइफस्टाइल, लैंग्वेज, डाइट, क्लोथिंग, रिक्रिएशनल एक्टिविटी एंड कल्चरल सेलिब्रेशन, है ना, इनकी बातें हैं। इसके बाद रिलीजियस डाइवर्सिटी इन इंडिया की बात है। तो ये फैक्ट्स जो हैं कि
टोटल वर्ल्ड में 8 रिलीजन है और 8 के 8 रिलीजन इंडिया में प्रैक्टिस किए जाते हैं। ये दो बातें हो गई। और इंडिया के मेन जहाँ जो इंडिया में जिन रिलीजन का जन्म हुआ है, जिनको धार्मिक रिलीजन बोलते हैं, वो 4 हैं। कौन से? हिंदुइज्म, सिखिज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म। इनको धार्मिक रिलीजन, नेटिव इंडियन रिलीजन भी बोला जाता है। तो धर्म, अच्छा ये क्यों है? क्योंकि इनका जो जन्म है, ये कुछ इनमें शेयरिंग पॉइंट हैं। वो कौन से हैं? इनका दार्शनिक और अवधारणा और प्रथाओं में कुछ साझापन है। धार्मिक रिलीजन धर्म को भी इंडिकेट करता है। धर्म का मीनिंग क्या लिया जाता है? कर्तव्य, नैतिक व्यवस्था, ब्रह्मांड को कायम रखने वाला एक प्राकृतिक लॉ। अब इंडिया में जो डिफरेंट 8 रिलीजन है, उसकी पॉपुलेशन कितनी है? सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन, सबसे कम पॉपुलेशन, सेकंड नंबर पर पॉपुलेशन, ये क्वेश्चन नॉर्मली पूछे जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो है ये कौन सी है? 2011 की सेंसस के मुताबिक है, सीधा एनसीईआरटी में नहीं बताया गया, मैं ऐड कर रहा हूँ। हिंदुइज्म 78.8% अप्रॉक्सीमेट कितने मिलियन है ये देख सकते हो, सबसे ज़्यादा। दूसरे नंबर पर इस्लाम 14.2, तीसरे नंबर पर क्रिश्चियनिटी 2.3%, सिखिज्म 1.7%, बुद्धिज्म 0.7%, जैनिज्म 0.4% और पारसी धर्म जो है वो 57.264 थाउजेंड पीपल हैं। परसेंटेज बहुत ज़्यादा कम होगी। अगर पूछा जाए सबसे कम रिलीजन के लोग कौन से हैं, तो पारसी धर्म आएगा। यहूदी धर्म के भी लगभग 70,000 हैं। ये दो धर्म के लोग सबसे कम पाए जाते हैं इंडिया में। दूसरा टेबल है कि ये इसलिए दिया है कि आपने कंपेयर करना है, तो ये करोड़ में दिए गए हैं कि कितने एस्टिमेटेड 2011 में हमारे रिलीजन जो है पीपल रिलेटेड टू डिफरेंट रिलीजन रहते हैं। ये नोट कर सकते हैं। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, 1600 मदर टंग है, ये फैक्ट इम्पॉर्टेंट है। इंडिया में 100 लैंग्वेज हैं जो बोली जाती हैं। अच्छा, लैंग्वेज फैमिलीज़ कितनी हैं? लैंग्वेज फैमिली वर्ड को भी समझ लेना चाहिए। वो कैसे समझ सकते हैं कि फैमिली एक ग्रुप होता है जिसमें आपसी सांझ होती है। ऐसे ही लैंग्वेज फैमिली कुछ लैंग्वेजेस का ग्रुप है, उन भाषाओं का समूह को संदर्भित करता है जो ऐतिहासिक और भाषाई रूप में संबंधित हैं। जिन भाषाओं में आपस में कुछ संबंध है, वो संबंध क्या है? उनमें सिमिलैरिटी है शब्दावली की, ग्रामर की और फोनोलॉजी की, ध्वनि विज्ञान की, उनमें कुछ साझापन है, जिसके कारण उन भाषाओं को एक फैमिली में रखा जाता है। अच्छा, इन भाषा फैमिली को समझना क्यों ज़रूरी है? यहाँ बात क्यों चैप्टर में की जाती है? क्योंकि अगर आप किसी भी भाषा का ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, वो उत्पन्न कैसे हुई, विकास कैसे हुआ, इसको समझना चाहते हैं तो आपको भाषा परिवारों को समझना ज़रूरी होगा। यहाँ पर हम इंडिया के जो फैमिली है, लैंग्वेज फैमिलीज़ हैं, उनको समझेंगे। वो कौन सी हैं? इंडो आर्यन, द्रविडियन, ऑस्ट्रो एशियटिक, तिब्बतो ब्राह्मण और अंडमान से लैंग्वेज फैमिलीज़। ओके, तो ये क्वेश्चन इसमें से कैसे पूछे जाते हैं? कुछ स्टेट के नाम बताए जाते हैं कि इसमें कौन सी फैमिली जो है लैंग्वेज फैमिली के लोग रहते हैं। तो वो मैप को हम यूज़ कर सकते हैं। ये जो नीले वाला भाग है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इंडो यूरोपियन को, जिसमें इंडो आर्यन भाषा भी आ जाती है। इट मीन सबसे ज़्यादा लैंग्वेज फैमिली के लोग जो इंडिया में रहते हैं वो किसके हैं? इंडो यूरोपियन या इंडो आर्यन लोग। इंडो यूरोपियन की 3 कैटेगरी है, आगे टेबल में बताता हूँ। तो दूसरे तरफ है द्रविडियन। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आए कि आंध्र प्रदेश में कौन सी भाषा परिवार के लोग रहते हैं, तो नेचुरली है द्रविडियन, उसका उत्तर आएगा। ऐसे ही कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, है ना, पौंडीचेरी, ये जो हैं यहाँ झारखंड के मिड में भी जैसे आ रहे हैं। तो ये आपको ऑब्जर्व कर लेना चाहिए कि मैप क्या कहता है, कलर क्या कहते हैं। तीसरा है तिब्बतो ब्राह्मण। तिब्बतो ब्राह्मण, ये जो साइड वाला पोर्शन है, यहाँ नेक्स्ट एक मैप दिखाता हूँ, वहाँ पर ये भी लाइट दिखाया गया है। इट मीन्स अगर ये अरुणाचल प्रदेश आता है, नागालैंड है, मणिपुर, मिजोरम, है ना, मेघालय, त्रिपुरा, ये जो है तिब्बतो वाली ऑप्शन को यहाँ पर ठीक करना है। ये जम्मू कश्मीर का इधर वाला हिस्सा जो है ना वो भी है, लेकिन नेक्स्ट मैप में ये सारा इधर वाला हिस्सा दिखाया गया है, ये ग्रीन वाला, है ना, ये तिब्बतो वाला है, तिब्बतो ब्राह्मण।
ये आता है। लेकिन रेड वाला जो सबसे कम, अब सबसे ज़्यादा सबसे कम, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ऑस्ट्रियो एशियटिक, ये रेड वाला पोर्शन जो है ये इस भाषा प्रवार से संबंधित है। पांचवा जो कैटेगरी है बहुत ज़्यादा कम मानी जाती है, लेकिन आपको ये टेबल ज़्यादा गाइड करेगा, वो हेल्प करेगा कि आपने किस रीजन को याद रखना है इन्फॉर्मेशन को रिटेन और रिकॉल करने के लिए। अब ये देख लेना चाहिए लैंग्वेज फैमिली जो सबसे ज़्यादा जो है नंबर ऑफ स्पीकर, नॉट नंबर ऑफ लैंग्वेज, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, नंबर ऑफ स्पीकर किसमें सबसे ज़्यादा हैं? इंडो यूरोपियन में। इंडो यूरोपियन की कितनी सब फैमिली है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 3 है, इंडो आर्यन, ईरानियन और जर्मनिक। और इंडो यूरोपियन या इंडो आर्यन में नंबर ऑफ लैंग्वेजेस कितनी बोली जाती है? 21। ईरानियन 1, जर्मनिक 1। अगर इंडो यूरोपियन पूछा जाए 21 + 1 + 1 23। अच्छा, द्रविडियन में कितनी भाषाएं, नंबर ऑफ लैंग्वेज बोली जाती है? 17। तो कितने लोग, स्पीकर कितने हैं, है ना, ये दूसरे नंबर पर आ गए। इट मीन्स सबसे ज़्यादा स्पीकर इसके हैं, दूसरे नंबर पर इसके हैं। और आपके चैप्टर में बताया गया है 97% जो इनके जो बनते हैं, इंडो आर्यन या यूरोपियन और द्रविडियन, ये दोनों के मिलके मेजॉरिटी बनती है हमारे इंडिया की। नेक्स्ट है ऑस्ट्रियो एस्टिक। हाँ, तो इसकी भी भाषाएं बहुत है, 14 हैं। पीपल कितने हैं ये आप खुद रीड कर लीजिए। तिब्बतो बर्मीज़, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी किस फैमिली, लैंग्वेज फैमिली में है, तो उसका उत्तर तिब्बतो आएगा। ये 66 सबसे ज़्यादा, है ना। सबसे कम किस में है, तो उसका उत्तर आएगा सिमेंटियो हेम्टिक। ये रहे 1 फैमिली। तो इस टेबल को आप कई तरह से इसके क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में ये क्वेश्चन बना के आपके सामने रखूँगा। ये है जो 97% पॉपुलेशन हमारी इंडो आर्यन प्लस द्रविडियन भाषा बोलती है, जो मेजर पार्ट ऑफ इंडिया का बनता है। ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट है। एज़ पर ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट 63, तो ये इंग्लिश भी साथ में अलॉन्ग साइड हिंदी कंटिन्यू ऑफिशियल लैंग्वेज के पर्पज़ को पूरा करने के लिए यूज़ की जाती है। तीसरी बात है वाइल इंडिविजुअल स्टेट हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेज, तो ये सेंट्रल लेवल की थी। स्टेट लेवल की जो लैंग्वेज है वो नॉर्मली रीजनल लैंग्वेज वो रखते हैं, जैसे कि पंजाब में पंजाबी। कॉन्स्टिट्यूशन रिकग्निशन 8th शेड्यूल में क्वेश्चन पूछा जाता है, रेड इसलिए किया गया है। 22 लैंग्वेजेस हैं जो इस शेड्यूल में रखी गई हैं। संविधानिक लैंग्वेजेस, क्लासिकल लैंग्वेज की आगे चल के बात करते हैं। वो 22 की 22 लैंग्वेज कौन सी हैं वो याद करनी पड़ेगी। वो है आसामी, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी। ये कलर क्यों किए गए हैं? जब ये पहले कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो ये लैंग्वेज ब्लैक वाली थी, लेकिन इनको बाद में संशोधित करके कॉन्स्टिट्यूशन को फिर ऐड किया गया। तो आगे चल के उसके बारे में मैं बताता हूँ, क्योंकि वो क्वेश्चन बनते हैं। कश्मीरी हो गई, मलयालम हो गई, मराठी हो गई, उड़िया हो गई, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, सिंथाली, मिथाली और डोगरी, है ना। तो ये जो थी, सिंधी कब ऐड हुई ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 21st अमेंडमेंट में 67 में एक्ट में कौन कौन सी ये हो गई, और 1992 में 71st अमेंडमेंट में कौन कौन सी 3 भाषाएं की गई। वो है कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, है ना। इसको ऑर्डर में आप कर सकते हो। फिर उसके बाद 92nd अमेंडमेंट में बोडो, डोगरी, मिथाली और सिंथाली ये जो थे ऐड किए गए। ये कब 92nd जो था अमेंडमेंट एक्ट कब पास हुआ? 2003 में। अच्छा, क्लासिकल लैंग्वेज। अच्छा, क्लासिकल लैंग्वेज होती क्या है? इंडिया की कुछ लैंग्वेजेस जो कि कल्चर को कंट्रीब्यूट ज़्यादा करती है, उसमें रिच लिटरेचर है, नंबर ऑफ लिटरेचर जो है वो ज़्यादा है, वो इन्फ्लुएंस करता है हमारे इंडियन कल्चर को, है ना। तो उनको क्लासिकल लैंग्वेजेस में रखा जाता है।
कंसिडर्ड क्लासिकल ड्यू टू देयर एंशियंट ओरिजिन, नंबर 1 इन्फ्लुएंस ऑन इंडियन कल्चर एंड देयर एक्सटेंसिव बॉडी ऑफ लिटरेचर। ये परिभाषा पूछी जा सकती है और रीजनिंग एजर्शन वाले क्वेश्चन में आ सकता है। इंडिया रिकॉग्नाइज कितनी क्लासिकल लैंग्वेज हैं? 2004 तक ये है 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस। कौन कौन सी हैं? संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम एंड उड़िया। ये रही, सॉरी 2004 वो है, ये तमिल। अच्छा, इसको कब कब दिया गया? साथ साथ में ईयर लिए गए हैं जब जब इसको क्लासिकल स्टेटस दिया गया है। दीज लैंग्वेजेस लिस्टेड 8th शेड्यूल। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। गाइडलाइन फॉर क्लासिकल लैंग्वेज इंक्लूडेड, हमारे कौन सी गाइडलाइन है जिसके कारण हम किसी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज में शामिल करते हैं? उसकी शास्त्रीय भाषाओं के लिए दिशा निर्देश, ग्रंथों के उच्च प्राचीनता, नंबर 1 टेक्स्ट उसकी मूल साहित्य परंपरा, आधुनिक रूपों से भिन्नता। ये 3 बातें हैं जिसके कारण उसको क्लासिकल लैंग्वेज में शामिल किया जाता है। इसके बेनिफिट क्या हैं? इंटरनेशनल अवार्ड मिलते हैं, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, प्रोफेशनल चेयर मिलती है इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी। क्लासिकल लैंग्वेज को ये एडिशनल बेनिफिट मिलते हैं। हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस क्या है? पर्शियन एंड इंग्लिश हैव हिस्टोरिकली प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल इन इंडिया। पर्शियन सर्व्ड एट कोर्ट लैंग्वेज ड्यूरिंग द मुगल पीरियड एंड इंग्लिश कंटिन्यू टू बी इम्पॉर्टेंट एजुकेशन एंड गवर्नेंस। सो ये 2 जो है मेन भाषा जो हिस्ट्री में हमारी, पर्शियन और इंग्लिश थी मुगल काल में, और इंग्लिश जो थी इंग्लिश पीरियड में, और एजुकेशन और गवर्नेंस के लिए यूज़ की जाती थी। लिंगुआ फ्रैंका, लिंगुआ फ्रैंका क्या होता है? जब एक एरिया में डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग रहते हैं तो वो किस भाषा में कम्युनिकेट करें, तो एक कॉमन या मोस्ट यूज वाली लैंग्वेज आइडेंटिफाई की जाती है जिसको लिंगुआ फ्रैंका कहा जाता है। तो ये लैंग्वेज जो ब्रिज का काम करती है इन कम्युनिकेशन बिटवीन स्पीकर ऑफ डिफरेंट नेटिव लैंग्वेजेस। देखो एग्जांपल उसकी क्या है? इंग्लिश इज ऑफन कंसिडर्ड एज मोस्ट वाइड स्प्रेड लिंगुआ फ्रैंका इन टूडेज ग्लोबलाइज वर्ल्ड में इंग्लिश जो है लिंगुआ फ्रैंका है, और हमारी हिंदी जो है साउथ पार्ट को छोड़ के तो लिंगुआ फ्रैंका का काम करती है। इसके अलावा हिंदुस्तानी हिस्टोरिकली अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हाइब्रिड लैंग्वेज में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हिस्टोरिकली सर्व्ड एज लिंगुआ फ्रैंका इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इट इज़ ए प्लूरलिस्टिक लैंग्वेज दैट कैन कंपास हिंदी एंड उर्दू। अगर पूछा जाए कि हिंदुस्तानी लैंग्वेज में कौन सी भाषाओं का सम्मिलन है, तो ये आएगा हिंदी और उर्दू का मिश्रित है। दिस इज हाइब्रिड लैंग्वेज इनकॉर्पोरेट वोकैबुलरी, ग्रामर एंड स्क्रिप्ट एलिमेंट्स फ्रॉम पर्शियन, अरेबिक, तुर्किश एंड लोकल इंडियन लैंग्वेज। तो इनकी शब्दावली पर्शियन, अरेबिक, तुर्किश और इंडियन लैंग्वेज से मिलके जो क्या बनी है? हिंदुस्तानी लैंग्वेज। 2011 के सेंसस में सबसे ज़्यादा तेज़ ग्रो होने वाली लैंग्वेजेस कौन सी आइडेंटिफाई हुई हैं? हिंदी, कश्मीरी, मणिपुरी, गुजराती एंड बंगाली। 5 भाषाएं हैं। अभी सेंसस नहीं हुई तो ये डाटा चेंज हो जाएगा तब। अच्छा, एथनोलॉग क्लासिफिकेशन, एथनोलॉग होता क्या है ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसका उत्तर है एथनोलॉग इज एन एनसाइक्लोपीडिक रेफरेंस वर्क कैटलॉगिंग ऑल ऑफ द वर्ल्ड्स 711 नॉन लिविंग लैंग्वेज। इसमें इट मीन्स वर्ल्ड में कितनी टोटल लैंग्वेज हैं? 7111। तो उन वो एक जो एनसाइक्लोपीडिक रेफरेंस है जो क्लासीफाई करने में वर्ल्ड की जो फैमिलीज़ हैं, लैंग्वेज फैमिलीज या लिविंग लैंग्वेज को क्लासीफाई करने में हेल्प करता है। तो इंडिया का एथनोलॉग क्लासिफिकेशन क्या है, उसमें कौन कौन सी शामिल है वो फैमिली की फिर से बात आएगी। साइनो तिब्बतन, इंडो यूरोपियन, द्रविडियन, एस्ट्रो एसेटिक, अंडमान से क्रादाई। तो ये बात करके आए हैं जो हमने मैप देखा था कि कौन सी भाषा और कौन सी भाषा परिवार कहाँ कहाँ बोला जाता है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम जो कंसेप्ट रिलेटेड हैं डाइवर्सिटी से वो कौन से हैं? प्रिजुडिस है, स्टीरियोटाइपिंग, इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन है, उनकी बात करेंगे। एक्सरसाइज दी गई है प्रिजुडिस की।
प्रिजुडिस की डेफिनेशन इस तरफ दी गई है कि जब हम नेगेटिवली किसी को जज करते हैं और इन्फीरियर समझते हैं किसी ग्रुप को, इंडिविजुअल को, तो वो प्रिजुडिस है। तो रूरल अर्बन की एग्जांपल दी गई है और बच्चों को कहा गया कि टिक कीजिए जो आपको लगता आप जिससे एग्री हो। मोर देन 50% ऑफ ऑल इंडियन लिव इन विलेजेस। अच्छा, इसमें कुछ फैक्ट्स हैं। पीपल इन विलेजेस डू नॉट लाइक टू यूज़ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। अब ये जो है बायसनेस अगर आप मानते हो विलेजर्स के प्रति, तो एक्चुअल में वो नहीं होगी, तो वो प्रिजुडिस है ना। इन पीक हार्वेस्टिंग एंड प्लांटेशन सीजन फैमिली स्पेंड 12 to 14 आवर वर्किंग इन द फील्ड। अच्छा, ये फैक्ट हो सकता है। विलेजर आर फोर्स टू मैरिज टू सिटीज़ इन सर्च ऑफ वर्क। अर्बन के लिए लाइफ इन सिटी इज़ ईजी, पीपल हियर आर पायलट एंड लेजी। अब ये जनरलाइजेशन जो है प्रिजुडिस की तरफ इशारा करेगी। अगर आप इसको टिक कर देते हो, इट मीन्स आप मानते हो कि ऐसा होता है कि सिटीज़ में लाइफ इजी है और लोग जो हैं सुस्त हैं। इन सिटीज़ फैमिली स्पेंड वेरी लिटिल टाइम विद ईच अदर। अगर ऐसा भी मानते हो तो ये प्रिजुडिस हो गया। पीपल इन सिटीज़ ओनली केयर अबाउट मनी, नॉट अबाउट पीपल, है ना। तो ये हो सकता है कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल वैसे हों, लेकिन सभी नहीं वैसे होते, यूनिक क्वालिटीज़ भी है। तो इस पर अब डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट जो चैप्टर है इसी पर है। तो ये बातें हैं। पहले डेफिनेशन के जो प्रिजुडिस की क्या कही गई है, नेगेटिवली जजिंग अदर और कंसिडरिंग देम इन्फीरियर बेस्ड ऑन प्री डिटरमाइंड नोशन, often rooted in belief that one particular way of life is superior to other। ये सारी डेफिनेशन कुछ कहती है कि एक लाइफ जीने का एक ढंग बेटर है, बेस्ट है, दूसरा बेस्ट नहीं है, इन्फीरियर मानते हो। एक बड़ी अच्छी कोटेशन है, बहुत ज़्यादा मुझे अच्छी लगी, आगे चल के आएगी। अच्छा, प्रिजुडिस के इफ़ेक्ट क्या होते हैं कि लैक ऑफ रिस्पेक्ट, हम दूसरे लोगों को इन्फीरियर समझते हैं क्योंकि अपने आप को बेस्ट समझते हैं, अपने रास्ते को बेस्ट समझते हो, अपने जीने के ढंग को बेस्ट समझते हो, अपने रिलीजन को बेस्ट समझते हैं, अपनी लैंग्वेज को बेस्ट समझते हैं, अपनी रेस को बेस्ट समझते हैं, अपनी कास्ट को बेस्ट समझते हैं। ये सारा कुछ जब अपने को बेस्ट समझोगे, दूसरों को इन्फीरियर समझोगे, ये पैदा हो जाता है। अपने आप अगर आपको पता चल गया आपका रास्ता बेस्ट है, तो ये नहीं होना चाहिए कि दूसरों का बेस्ट नहीं है, ये उनकी फ्रीडम है, उनको रिस्पेक्ट देनी है। तो नेगेटिव क्या हो जाता है कि लैक ऑफ रिस्पेक्ट हो जाती है। Prejudice leads to a lack of respect for individual with different characteristics such as, है ना, religious, skin color, religion, regional origin, कहाँ पैदा हुए, language, accent, खाना कौन सा खाते हो, potentially। तो ये हमारे social growth में रुकावट है। ये सबसे अच्छी कोटेशन लगी जो assertion में पूछी जा सकती है। When we think that only one particular way is best and right way to do things, we often end up not respecting other who may prefer to do other thing differently। जब हम सोचते हैं कि केवल एक विशेष तरीका ही चीज़ों को करने का बेस्ट, अच्छा, सही तरीका है, तो हम अक्सर दूसरे को सम्मान नहीं कर देते जो शायद चीज़ों को अलग अलग तरीके से करना पसंद करते हैं। दिस इज़ सेंट्रल। अच्छा, प्रिजुडिस के टारगेट क्या हैं? ये हमारी आइडेंटिटी पर अटैक करता है। जो रिलीजन, स्किन कलर, ओरिजिन, ये बात पीछे हो चुकी है, रिपीट हो रही है। अच्छा, और एक तो इन्होंने रूरल अर्बन की बात की, एक जेंडर की आगे चल के बात करेंगे, एक डिसेबल्ड की बात की है जो इस बुक में। तो डिसेबल्ड पर्सनस को भी मार्जिनलाइज किया जाता है, एक्सक्लूड किया जाता है, उनको भी जस्टिस नहीं मिल पाता, है ना, उनको भी इन्फीरियर कंसिडर कर लिया जाता है, बेशक वो उनके पीयर ग्रुप बच्चों की तरफ से ही हो। तो एक तो टर्मिनोलॉजी चेंज हुई, ये एक फैक्ट है कि टर्म डिसेबल्ड हैज़ बीन रिप्लेस्ड चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, लेकिन अब ये भी चेंज हो चुकी है, लेकिन एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है। तो दैट इज़ वाई ये क्वेश्चन के रूप में मैंने डाला है यहाँ पर। अच्छा, तो एजुकेशन का काम क्या होगा कि उनको जिनको मार्जिनलाइज कर दिया गया है, डिसेबिलिटी, जेंडर, जहाँ किसी भाषा, किसी भी बेस पर, तो उनको इंक्लूड करना है, उनको एक्सेप्ट करना है, एम्पथी, इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन, ये सब कुछ देना है, इसकी बात की गई है।
अच्छा, नेक्स्ट है स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप क्या है? फिक्स्ड परसेप्शन दैट कैटेगराइज इंडिविजुअल बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक नेशनलिटी, रिलीजन, जेंडर, रेस, इकोनॉमिक बैकग्राउंड। अब प्रेजुडिस और इसमें रिलेशन और डिफरेंस क्या है आगे चल के टेबल में बात करेंगे। दे ऑफन लीड टू अनफेयर जनरलाइजेशन अबाउट पीपल। जनरलाइजेशन, कंक्लूजन, हम रॉन्ग कंक्लूजन बना लेते हैं। स्टीरियोटाइप को याद एक रखने के लिए ये बात यहाँ पर नहीं, यहाँ नहीं, कि इसकी टी को याद रखना कि ये थिंकिंग से रिलेटेड है, कॉग्निटिव दिमाग से रिलेटेड है। जो प्रेजुडिस है ई को याद रखना इमोशनल एस्पेक्ट से रिलेटेड है। तो ये डिफरेंस है एक, बाकी भी डिस्कस करते हैं। तो स्टीरियोटाइपिंग की एग्जांपल भी करते हैं। ये नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, लेकिन प्रेजुडिस हमेशा ही नेगेटिव होगा कि दूसरे को इन्फीरियर समझना है। तो स्टीरियोटाइपिंग में आप एक ग्रुप को, फॉर एग्जांपल जेंडर की एग्जांपल लेते हैं, आप कह सकते हो कि फीमेल आर इमोशनली इंटेलिजेंट, है ना, फीमेल घर की देखभाल अच्छी तरह कर सकती हैं, तो ये पॉजिटिव एग्जाम्पल है। फीमेल ड्राइविंग अच्छी नहीं कर सकती, वो मैथ में अच्छी नहीं है, तो ये नेगेटिव एग्जाम्पल है। आगे चल के आ जाएंगी एग्जाम्पल। तो स्टीरियोटाइप्स की बात होगी। क्रिटिसिज्म स्टीरियोटाइप का क्या है कि एक्चुअल में वो सारा ग्रुप क्या होता है कि कोई भी ग्रुप है, फॉर एग्जाम्पल ये मेल है ना, मेल, हम कहते हैं कि मेल जो है लड़कों की तरह रोया मत कर, ये तो लड़की है रो रहा है, मतलब मेल रोते नहीं हैं, ये एक स्टीरियोटाइप है। तो ये नहीं है कि सभी मेल रोएंगे नहीं, है ना। मैथ में कहते हैं कि ये स्टीरियोटाइपिंग है, लड़कियां पुअर होती है, लड़के अच्छे होते हैं, ये, लेकिन नहीं, कोई लड़की लड़कों से भी सुपीरियर बहुत ज़्यादा ऊपर हो सकती है, मतलब यूनिक करैक्टरिस्टिक्स को इग्नोर कर रही है स्टीरियोटाइपिंग। तो ये डाइवर्सिटी ऑफ ट्रेट है। इसमें क्या कहा गया है कि ट्रेट सच एज कंजूसी, लेजीनेस, क्रिमिनलिटी, है ना, इंटेलिजेंस, ये सारे जो ट्रेट हैं ये पैदाइशी नहीं है और ये सभी पॉपुलेशन में पाए जाते हैं। सारे ट्रेट सभी पॉपुलेशन में पाए जाते हैं। स्टीरियोटाइप में हम क्या करते हैं कि एक ट्रेट को सारी पॉपुलेशन पर, एक ट्रेट पकड़ा कि मैंने कंजूसी, है ना, अपराधी, तो वो उसको सारे ग्रुप पर अप्लाई कर दिया, तो सारे ग्रुप पर अप्लाई करना बिल्कुल गलत है। इंडिविजुअल पोजेसेस यूनिक क्वालिटीज एंड स्किल्स इररिस्पेक्टिव टू देयर ग्रुप आइडेंटिटी, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये एजर्शन में पूछा जा सकता है, इसलिए यहाँ दे रहा हूँ। एजर्शन और रीजनिंग में ये आ सकता है, दैट इज़ वाई इसको रेड वाले को नोट कर रखना चाहिए, जहाँ समझ लेना चाहिए। इंडिविजुअलिटी को स्टीरियोटाइपिंग इग्नोर करती है। एक तो यूनिकनेस आ गई, वही बात वैसे रिपीट होनी है। स्टीरियोटाइप ओवरलुक्स द यूनिकनेस ऑफ इंडिविजुअल, ये भी असर्शन में पूछा जा सकता है। एंड हिंडर आवर एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज देयर डिस्टिंक्ट क्वालिटी एंड एबिलिटीज, दे लिमिट आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन डाइवर्सिटी बाय फिटिंग पीपल इनटू वन पैटर्न और टाइप। बिल्कुल, ये भी नोट, ये सारा ही नोट कर लेना चाहिए। हिंदी में ऐसे है। अब हमने बात की थी कि स्टीरियोटाइपिंग नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, लेकिन प्रेजुडिस सिर्फ नेगेटिव होते हैं। तो उसी एग्जांपल है, इंग्लिश में ये है, साथ में हिंदी में भी कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल लीडरशिप, नेतृत्व की है। नकारात्मक क्या है? महिलाएं पुरुषों की तुलना में नेतृत्व भूमिका में इतनी सक्षम नहीं होती हैं, पुरुष प्राकृतिक नेता होते हैं। तो अगर ये ऐसा पूछा जाता है तो नेचुरली आप स्टीरियोटाइपिंग पर राइट आंसर के तौर पर टिक लगाओगे। बुद्धिमत्ता, महिलाओं पुरुषों की तुलना में इतनी बुद्धिमान नहीं होती। महिलाएं सहानुभूति और भावनात्मक बुद्धि रखती हैं। सकारात्मक, ये एग्जाम्पल है। नकारात्मक, कैरियर चयन के लिए महिलाएं नर्सिंग जैसे परिपालन भूमिकाओं के लिए अधिक उपयुक्त होती हैं। पुरुष शारीरिक मेहनती नौकरियों के लिए मजबूत और उपयुक्त होते हैं। तो नेगेटिव, पॉजिटिव। भावनात्मक, महिलाएं अधिकतम भावनात्मक और तर्कहीन होती हैं। महिलाएं कृपाशील और समझदार होती हैं। महिलाएं घरेलू काम के लिए, है ना, ये उनके लिए हो गया कि, और बच्चों की देखभाल के लिए जिम्मेदार होती हैं। पुरुष परिवार के लिए अर्थकर्ता और प्रदायक होते हैं। ये अंडरलाइन इसलिए किया गया है, इसको पढ़ सकते हैं कि ये असर्शन और रीजनिंग में पूछा जा सकता है कि जेंडर स्टीरियोटाइप इट चैलेंज है
expectation for individuals, particularly girls, to conform to traditional gender roles and acknowledges the diversity of traits among individuals regardless of gender. हिंदी में भी है, कंपैरिजन है बॉयज़ गर्ल्स का, अब के गर्ल्स आर मोर डोसाइल एंड बॉयज़ जो है नॉट गुड एट लिसनिंग। हिंदी में ये कर लेते हैं कि लड़कियां विनम्र होती हैं और लड़के निर्दोषों को सुनने में अधिक अच्छे नहीं होते या कम ध्यान देते हैं। अब ये क्या, वहाँ नेगेटिव और पॉजिटिव थे, है ना एग्जाम्पल। यहाँ लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए स्टीरियोटाइपिंग क्या है उसकी एग्जाम्पल है। लड़कियाँ कभी कभी बिना कुछ के बारे में बहुत ज़्यादा उदासीन हो जाती हैं। लड़कों के बीच विवादों को हल करना आसान होता है और उत्तेजनापूर्वक नहीं होता है। लड़कियाँ केवल रोल प्ले गुड़ियों के साथ खेलना और छोटे बच्चों की देखभाल करना का शौक रखती है। लड़के केवल गाड़ियों और ट्रक के साथ खेलना और चीज़ें बनाने में रुचि रखते हैं। लड़कियों कला कर सकती हैं, आर्ट में आ गया, पूरे दिन शिक्षक बनकर खेल सकती हैं। लड़के जब बारिश होती है तो पूरे दिन अंदर रहना बहुत मुश्किल पाते हैं। तो ये धारणाएं हैं जो हमें स्टीरियोटाइपिंग डेवलप करते हैं। इंग्लिश में भी देखनी है तो ये इंग्लिश में नोट कर लीजिए आप, ये रहा एंड ये आगे चलते हैं। ये अब ये एग्जाम्पल्स हैं, ये सारी नहीं मैं डिस्कस करूँगा कि लड़कियों को कैसे पाला जाता है, जो मैं पीछे बोल के आया था वहाँ नहीं था। ये लड़कों को कैसे रियर अप किया जाता है, तो वो हम स्टीरियोटाइपिंग को डेवलप भी करते हैं और यूज़ भी करते हैं। व्यावसायिक नवजात शिशु को अच्छी दिखावट पर टिप्पणियां करते हैं। व्यावसायिक नवजात शिशु की ताकत और ऊर्जा पर टिप्पणियां करते हैं। इसको समझ लेना चाहिए। जब घर में बच्चा पैदा होता है, वो लड़की है, तो रिमार्क्स करते हैं कि उसकी लुक कैसी है, अपीयरेंस, और अगर मेल पैदा होता है तो उसकी एनर्जी और स्ट्रेंथ पर जोर दिया जाता है। अडल्ट्स आर जेंटलर विद गर्ल, ऑफन ग्रीट विद माई कमेंट ऑन द फिजिकल अपीयरेंस, ये वही बात होगी। प्ले एरिया आर ऑफन डिवाइडेड सो दैट वन साइड गर्ल्स हैव एक्सेस टू डॉल्स एंड कैन एंगेज इन रोल प्ले। जो ऊपर हम डिस्कस करके आए हैं वही यहाँ पर अडल्ट अप्लाई कर रहे हैं, तो स्टीरियोटाइपिंग को विकसित कर रहे हैं। नेक्स्ट है कि डिफरेंस बिटवीन स्टीरियोटाइपिंग एंड प्रेजुडिस। एग्जांपल्स है ऑल एशियंस आर गुड एट मैथ। ये ऑल वर्ड है ना, जो जब ये स्टीरियोटाइपिंग बनाता है, जब आप कहते हो कि ऐसे जो लोग हैं वो है ना कुछ मैथ में अच्छे होते हैं, कुछ नहीं भी होते, फिर स्टीरियोटाइपिंग नहीं है। आई डोंट ट्रस्ट पीपल फ्रॉम दैट रेस, है ना। ट्रस्ट ये इमोशनल ग्राउंड पर आ गया, इसकी ई को याद रखना, इमोशनल ग्राउंड पर, और ये स्टीरियोटाइपिंग थिंकिंग पर। डेफिनेशन क्या है, सिंप्लीफाइड थिंकिंग एंड जनरलाइज्ड बिलीफ अबाउट ए ग्रुप, प्री कंसीव्ड ओपिनियन, एटीट्यूड टुवर्ड्स ए ग्रुप। नेचर क्या है इसकी, कॉग्निटिव है, इसकी अफेक्टिव है, मतलब ये थिंकिंग से रिलेटेड है ना, अभी बता के आए हो। ये इमोशन से, फीलिंग से, एटीट्यूड से, प्रिजुडिस। ये पॉजिटिव और नेगेटिव स्टीरियोटाइप हो सकती है। ये हमेशा ही प्रिजुडिस नेगेटिव होगी। बेस्ड ऑन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स एटीट्यूटेड बाय ग्रुप और रूटेड इन इमोशन ऑफन नेगेटिव टुवर्ड्स ग्रुप, के दूसरे को नीचा समझना है। कैन लीड टू ओवर सिंप्लीफाइड जजमेंट, कैन रिजल्ट इन डिस्क्रिमिनेशन एंड बायस्ड ट्रीटमेंट। पर आगे चल के बात आएगी, ये भी उत्तर ठीक हो सकता है। स्टीरियोटाइपिंग एंड प्रिजुडिस दोनों ही डिस्क्रिमिनेशन को जन्म देते हैं, इनइक्वालिटी को जन्म देते हैं, एक्शन में ले आते हैं। लेकिन ज़्यादा रोल किसका है, प्रिजुडिस का है, कि ये ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वालिटी की तरफ सोसाइटी को लेके जाते हैं। फॉर्मेशन कैन बी स्टेम इन कल्चर, नॉर्म्स, मीडिया, है ना। स्टीरियोटाइपिंग हम टेलीविज़न से, फिल्म से, कल्चरल नॉर्म से, तो ये अपब्रिंगिंग, सोशल इंटरेक्शन एंड पर्सनल इश्यूज से, कि आपको कोई एक धर्म का, एक जात का, एक लैंग्वेज का बंदा अच्छा नहीं लगा था, अच्छा नहीं, 2 बार नहीं लगा, तो आपने उस सभी ग्रुप पर ये थोप दिया कि ये अच्छे नहीं होते हैं, ये
घटिया होते हैं तो वो प्रिजुडिस। और एग्जांपल है जेंडर की, वुमेन आर नॉट गुड एट मैथ हो चुकी है, मेन आर नेचुरली बेटर एट लीडर देन वुमेन, प्रिजुडिस है वो, है ना। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि स्टीरियोटाइप ये क्या है या प्रिजुडिस है। रूरल वर्सेस अर्बन, पीपल फ्रॉम रूरल एरिया आर बैकवर्ड एंड अनएजुकेटेड, रूरल के लिए ये स्टीरियोटाइपिंग। अर्बन डिवेलर आर स्नॉबिश एंड डिसकनेक्टेड फ्रॉम नेचर, तो इन्फीरियर जहाँ समझा जा रहा है वो होगी प्रिजुडिस। अब डिस्क्रिमिनेशन, तब जब स्टीरियोटाइपिंग और प्रिजुडिस को अप्लाई कर दिया जाता है, एक्शन में ले आते हो, है ना। अब ये पहली थी थिंकिंग कॉग्निटिव डोमेन पर, दूसरी प्रिजुडिस थी इमोशनल ग्राउंड पर, और ये होगी एक्शन कोनेटिव बिहेवियर, है ना। Discrimination occurs when individual acts on their prejudice or stereotyping to disadvantages other. It can be manifested in various forms such as restricting access to activity, किसी को कोई काम नहीं करने देना, उस तक वो चीज़ ना पहुंचने देना। अब इनक्वालिटी भी साथ में शामिल हो गई है। जॉब्स नेबरहुड एंड बेसिक एमिनिटीज़ बेस्ड ऑन करेक्टरिस्टिक लाइक रीजन, लैंग्वेज, इकोनॉमिक स्टेटस। आप गरीब लोगों को कुछ चीज़ें नहीं देते, कहीं जाने नहीं देते, किसी क्लब में जाने नहीं देते, है ना, ये भेदभाव है। जैसे शेड्यूल्ड कास्ट कैटेगरी को हिस्टोरिकली मंदिरों में जाने नहीं दिया जाता था, वो चीज़ें डिस्क्रिमिनेशन है। रीज़न फॉर डिस्क्रिमिनेशन वही रिपीट होगा, स्टीरियोटाइपिंग है, प्रिजुडिस है। तो अपने आप को बेस्ट समझना, दूसरे को इन्फीरियर समझना। डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन है, डाइवर्सिटी पॉजिटिव है, डिस्क्रिमिनेशन नेगेटिव एक्शन है। डाइवर्सिटी और डिस्क्रिमिनेशन में डिफरेंस है, डेफिनेशन पहले हो चुकी है। ये पॉजिटिव है, सेलिब्रेट एंड एक्नॉलेज डिफरेंसेस, यहाँ पर इनइक्वालिटीज़ को हाईलाइट किया जाता है, इनजस्टिस को फोकस किया जाता है। ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रमोट इंक्लूसिविटी, इक्विटी एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑल। और यहाँ अनफेयर ट्रीटमेंट एक्शंस। इम्पैक्ट क्या होता है, एनहांस क्रिएटिविटी। अगर डिफरेंस है, क्लास में भी डिफरेंस है, डाइवर्सिटी है, तो उनके डिफरेंट आइडियाज़ को यूज़ करना, क्रिएटिविटी, इनोवेशन, डिसीजन मेकिंग बेटर होगी, है ना। तो यहाँ क्या है, मार्जिनलाइजेशन। अगर डिफरेंस आप देखते हो कि ये घटिया है, ये बढ़िया है, तो घटिया जिसको समझ रहे हो उसको पीछे हटा दिया जाता है, एक्सक्लूड, बाहर निकाल दिया जाता है, उसको हार्म किया जाता है, कमेंट किए जाते हैं, हिट किया जाता है। तो ये अपॉर्चुनिटी के लिए उनको रोका जाता है, उनकी मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब किया जाता है। यहाँ अप्रोच क्या है कि सभी डिफरेंस है तो डाइवर्सिटी है, एक्सेप्ट करना है, अप्रिशिएट करना है, उनकी वैल्यू को समझना है डिफरेंस की, है ना, उसको स्ट्रेंथ बनाना है, अप्रिशिएट करना है, एज ए रिसोर्स यूज़ करना है। यहाँ प्रोएक्टिव मेजर्स होंगे। अगर प्रिजुडिस है तो पहले से एक्शन लिए जाएंगे, मतलब कानून बनाया जाएगा, एजुकेशन को यूज़ किया जाएगा, एडवोकेसी को यूज़ किया जाएगा कि डिस्क्रिमिनेशन, प्रिजुडिस जो है वो डिस्क्रिमिनेशन ना हो जाए। इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आगे चल के बात करते हैं कि कानून बनाए गए हैं कि प्रिजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन से सोशल इनजस्टिस को, सोसाइटी को बचाया जा सके। लास्ट कंसेप्ट है इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी मतलब कि रिसोर्सेज जो है आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे, इक्वल कर रहे हो, है ना। फॉर एग्जांपल आप एक क्लास है, क्लास में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, ये तो नहीं है लड़कियों को कर रहे हो, लड़कों को कर रहे हो, या दोनों को कर रहे हो। अगर दोनों को कर रहे हो तो इक्वालिटी है, अगर एक ग्रुप को कर रहे हो इनइक्वालिटी है। अगर एक ग्रुप को कर रहे हो लेकिन वो पीछे रह गया ग्रुप था, उसको एक्स्ट्रा हेल्प देके ऊपर उठाना है, तो ये इक्विटी होगी। ये गुड, अच्छी डेफिनेशन है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, अपॉर्चुनिटीज एंड ट्रीटमेंट। तो आपने जब इनइक्वालिटी आना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स को अंडरलाइन करना है एंड अपॉर्चुनिटी, ये मेन आइडिया है इसमें। अब ये मेन जो है तीन चारों कंसेप्ट्स में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, अगर उसको समझना है। एग्जांपल ली है, ऑल मैन आर गुड एट मैथ, आई डोंट ट्रस्ट बिकॉज फ्रॉम डैश कास्ट और रिलीजन, शी वाज डिनाइड टू जॉब अपॉर्चुनिटी बिकॉज हर एथनिसिटी और रिलीजन और लैंग्वेज, है ना, और कास्ट, तो ये डिस्क्रिमिनेशन हो गया। इनइक्वालिटी, वुमेन अर्न लोअर वेजेस, तो ये सैलरी की डिस्ट्रीब्यूशन हो गई, इक्वल नहीं है। डोमेन कॉग्निटिव और थिंकिंग, अफेक्टिव, इमोशनल, फीलिंग, मोटर एक्शन और मोटर एक्शन, इनइक्वालिटी भी मोटर एक्शन है। वर्ड्स कौन से यूज़ किए जाते हैं, आपको एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हेल्प देंगे। जो है
ये स्टीरियोटाइपिंग के लिए बिलीफ, अजम्पशन, इन्फ्रेंसेस, जनरलाइजेशन, 4 शब्द ये है ना। प्रिजुडिस के लिए ओपिनियन, एटीट्यूड, बायस्ड, जजमेंट। लेकिन ये मानना है कि ये 90% ये थोड़ा बहुत इधर शिफ्ट हो सकता है। यहाँ कौन से वर्ड यूज़ किए जाते हैं डिस्क्रिमिनेशन के लिए? हार्मफुल एक्शंस, बिहेवियर, ये एक्शन बिहेवियर मेन डोमिनेट है। ट्रीटिंग शब्द इधर भी आ जाता है, इनइक्वालिटी में भी आ जाता है, दैट इज ये बड़े क्लोजली रिलेटेड है जो इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन है। और इन दोनों का जो एप्लीकेशन ये होती है डिफरेंस इन अपॉर्चुनिटी, रिसोर्सेज एंड ट्रीटिंग, है ना। ये वर्ड यूज़ किए जाते हैं। बायसनेस, ये पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकती है, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस भी हो सकती हैं। ये जो है प्रिजुडिस नेगेटिव है, डिस्क्रिमिनेशन नेगेटिव है, इनइक्वालिटी नेगेटिव है। लेकिन यहाँ पर बता दूँ इनइक्वालिटी पॉजिटिव भी होती है, मैंने लिखा नहीं है। जब आप जो मार्जिनलाइज सेक्शन था जिसके साथ अनजस्टिस हुआ था उसको एक्स्ट्रा, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दी कि जो शूज़ हैं यूनिफॉर्म क्लास में लड़कियों को दी गई है, अब साइकिल जो है लड़कियों को, लैपटॉप है लड़कियों को दिए जा रहे हैं, है ना। साइकोमेट्रिक टेस्ट जो है वो लड़कियों पर अप्लाई किए जा रहे हैं क्योंकि वो पीछे रह गई थी, उनको ऊपर उठाना है। तो ये पॉजिटिव इनइक्वालिटी है जहाँ ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन भी हो सकती है, इनइक्वालिटी भी हो सकती है। दैट इज़ वाई प्रिजुडिस हमेशा ही नेगेटिव होगा। इसको अच्छी तरह से एक बार समझ लेना चाहिए। और डिस्क्रिमिनेशन इज़ द बिहेवियरल मेजर, ये हो चुकी है, इसको छोटा करके देख ले। रिलेशनशिप क्या है? लाइक स्टीरियोटाइप प्रिजुडिस इज बायस अगेंस्ट पीपल बेस्ड ऑन देयर ग्रुप मेंबरशिप। तो बायस शब्द इनमें कॉमन है बायस शब्द कॉमन है। स्टीरियोटाइपिंग आर रिलेटेड थिंकिंग, प्रिजुडिस आर मोर इमोशनल इन नेचर, ये भी बात हो चुकी है। ये बिहेवियरल मैनिफेस्टेशन ऑफ प्रिजुडिस और स्टीरियोटाइपिंग हो चुकी है। डिस्क्रिमिनेशन ऑफ परपेचुएट एंड रीइंफोर्स एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटी, ये रीइंफोर्स शब्द यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। अगर अलग से डेफिनेशन नोट करनी है यहाँ से कर सकते हो आप रिलेशनशिप, और इस तरह टेबल में नहीं करना, वहाँ टेबल बनाए गए हैं। नेक्स्ट चैप्टर में है दलित आइडेंटिटी। तो दलित का मतलब क्या है? दलित टर्म जो लोअर कास्ट के बेस पर, लोअर जिसको किसी में भी शामिल नहीं किया गया, 4 कास्ट है ना, तो यहाँ से शोल्डर से एसोसिएट करते हैं, पेट से, और जो स्किल्ड वर्कर है जिनको किसी कैटेगरी में नहीं रखा गया, तो ये मार्जिनलाइज कास्ट है, लोएस्ट कास्ट जिसको उसमें माना गया था। एक्चुअल में नहीं है। इनको अनटचेबल भी कहा गया। और ब्रोकन, दलित मीन ब्रोकन बाय सोशल प्रिजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन। ये 3 क्वेश्चन बन रहे हैं इसमें से। मीनिंग ऑफ दलित, ब्रोकन, सोशल ऑपरेशन, है ना, एंड डिस्क्रिमिनेशन फेस्ड बाय इंडिविजुअल फ्रॉम लोअर कास्ट, ये उसका मतलब बन गया। गवर्नमेंट टर्मिनोलॉजी में इसको शेड्यूल्ड कास्ट, SC कहा जाता है। सोशल प्रिजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन, ये है द टर्म दलित हाईलाइट्स द इम्पैक्ट ऑफ सोशल प्रिजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ मार्जिनलाइज कम्युनिटी, ये भी बात हो चुकी है। नेक्स्ट है मेन हेडिंग है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने लीडरशिप की है। जो दलित वर्ग से संबंधित लोग थे उनको ऊपर उठाने की। तो इनकी जयंती कब मनाई जाती है? अप्रैल 14 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल को, आज 13 अप्रैल है, कल है। दूसरा द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनको कहा जाता है क्योंकि दलित कम्युनिटी के हकों के लिए ये लड़े। एक्सपीरियंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ये 1901 में जब 9 साल के थे तो कोरेगांव महाराष्ट्र में इनके साथ जो कास्ट के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन हुआ था, ये बुक में लिखा है। दलित बैकग्राउंड, माहर कास्ट से रिलेटेड से थे जिनको अनटचेबल समझा जाता था। फेस्ड सोशल इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन बीइंग रिलेटेड टू मेनियल लेबर एंड बैड फॉर्म विलेज से, जो गांव में इनके लिए दूर घर रखे जाते थे। अंबेडकर साहब की जो एजुकेशनल अचीवमेंट क्या है? द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम द कास्ट टू कंप्लीट कॉलेज एजुकेशन एंड परस्यूड फर्दर स्टडी टू इंग्लैंड एंड बिकम ए लायर। फर्स्ट इंडियन टू अर्न डॉक्टरेट इन इकोनॉमिक्स अब्रॉड, है ना। 2 जो अचीवमेंट इनकी जो जिस पर क्वेश्चन आ सकता है। कन्वर्जन इनटू बुद्धिज्म को अपना लिया गया इनके द्वारा। तो ये स्टोरी है, अभी यहाँ नहीं सुनाऊंगा। है 1956 में
नागपुर में इनके अनेक फॉलोवर थे, जहाँ पर इन्होंने कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट करके बुद्धिज़्म को अपना लिया। मतलब कि हर तरह की बुद्धिज़्म के लीडर थे, उन्होंने इनको एक्सेप्ट कर लिया था कि हम हर तरह की सोशल इंटरेक्शन आपके साथ करेंगे, इवन मैरिजेस भी इंटरकास्ट अलाउ होंगी। दैट इज़ वाई बुद्धिज़्म, आप जब भी इनका पोस्टर कहीं भी देखोगे, है ना, जहाँ ऐसी कम्युनिटी के साथ रिलेटेड, तो ऊपर महात्मा बुद्ध की फ़ोटो भी साथ में आएगी, जहाँ अंबेडकर साहब की फ़ोटो होगी, साथ में ऊपर बुद्ध की फ़ोटो भी ज़रूर होगी। इनके मेन राइटिंग्स कौन सी है? जाति का उन्मूलन और बुद्ध और उसका धम्म है धम्म, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, द बुद्ध एंड हिज धम्मा। अब प्रोएक्टिव की बात की थी कि डिस्क्रिमिनेशन है, प्रेजुडिस है, स्टीरियोटाइपिंग है, उनको रोकना है, तो एक उसमें से है कि कानून बनाया जाएगा। कानून कहाँ बनता है? पढ़े हुए हैं जो रूल हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। तो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में विजन ऑफ इक्वालिटी है, नंबर ऑफ आर्टिकल है जो इक्वालिटी को प्रमोट करते हैं। 3 मेन यहाँ डिस्कस किए हैं। आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, इक्वालिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 17 एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 18 प्रोहिबिशन ऑफ टाइटल्स। फ्रीडम के राइट हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांटेड इंडिविजुअल टू फ्रीडम ऑफ चॉइस देयर ऑक्यूपेशन एंड इंश्योर गवर्नमेंट जॉब वर ओपन टू ऑल। मतलब गवर्नमेंट जॉब के लिए कोई भी हो वो अप्लाई कर सकता है। दैट इज़ एग्जाम्पल ऑफ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। तो अपलिफ्टमेंट ऑफ मार्जिनलाइज कम्युनिटी के लिए कुछ आर्टिकल बने हैं, जैसे आर्टिकल 15(4) ये स्पेशल प्रोविज़न है कि SC ST के लिए स्पेशल जो है सोशली और एजुकेबली बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनको ऊपर उठाने के लिए कोई स्पेशल प्रोविज़न बनाई जा सकती हैं, तो वो इनइक्वालिटी नहीं होगी, वो इक्विटी होगी। सेकुलरिज्म है। सेकुलरिज्म की बात हम हमेशा करते आए हैं क्योंकि हमें अच्छी बातें करना आता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बड़ी अच्छी बातें की हैं, दूसरे देशों में अच्छी बातें नहीं हैं, पता नहीं वो काम अच्छे कर लेते हैं शायद इसलिए। मतलब हम धर्म निरपेक्षता की बात कर रहे हैं, रियलिटी में कई बार UNO की तरफ से इंडिया को ब्लैक डेमोक्रेसी कहा गया है क्योंकि रिलीजियस वायलेंस लगातार बढ़ रही है इंडिया में, कम नहीं हो रही। ये रियलिटी है। ऑनगोइंग इनइक्वालिटीज़, अब बुक में ये बात की गई है कि इनइक्वालिटीज़ बढ़ रही है एजुकेशन में भी, एम्प्लॉयमेंट में भी, एक्सेस टू रिसोर्सेज एंड सोशल स्टेटस में। हमने इक्वालिटी अचीव अभी नहीं की, अभी एग्जिस्ट कर रही है। हाँ, हम लगातार एफर्ट कर रहे हैं। एफर्ट ये बात अलग है कि दिखावे में है जहाँ सच में है। अगर नीयत अच्छी है तो इक्वालिटी की तरफ हमने बढ़ना था, तो हम वायलेंस की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं? हाँ, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात है, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और प्रियम्बल है क्या, है ना? प्रिंसिपल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये उत्तर है। दूसरा, सर्व एज गाइडिंग डॉक्यूमेंट ऑफ द नेशन गवर्नेंस, 2 उत्तर इसके बन गए। ओरिजिन इसका कब हुआ? बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव्ड बाय जवाहरलाल नेहरू इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक्सेप्टेड ऑन 22 जनवरी 47 and adopted by the Constituent Assembly 26 नवंबर 49। come into force, ये 3 अलग अलग क्वेश्चन है। 26 जनवरी 1950, नॉर्मली ये तो हम जानते हैं, लेकिन ये मिस होता है कि एक्सेप्ट कब हुआ। अब एक्सेप्ट को याद रखना है, ये मैंने CC 2 बार रखा है और 2 22 रखा है और 1 लिख लिया। ये 1997, 22 हमारी फ्रीडम, ऐसे भी याद रख सकते हैं, है ना। अडॉप्ट को ऐसे मैंने 26 से जोड़ लिया कि ये है, ये है, इससे साथ मैच कर रहा है। 26 नवंबर 49 को हो गया। ऐसे आप एसोसिएट कर सकते हो कुछ भी। नेक्स्ट है हमारे ड्राफ्टिंग प्रोसेस है। इनिशियली ड्राफ्टेड बाय VK कृष्णा मेनन, लेटर अमेंडमेंट बाय इंदिरा गांधी ड्यूरिंग द एमरजेंसी। कौन सी टर्म 2 इंक्लूड की गई इंदिरा गांधी की तरफ से? सोशलिस्ट एंड सेकुलर, पहले नहीं थी। की प्रिंसिपल्स क्या है? सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ये SDR है। हाँ, वैसे तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, तो ये 3 है, सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर। कमिटेड टू है, बेसिक वैल्यूज़ कौन सी हैं? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। पता नहीं कब प्राप्त करेंगे।
ये रेड वाले पॉइंट आपको नोट कर लेने चाहिए। अडॉप्शन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अडॉप्टेड इन 26 नवंबर 49, है ना। इम्पॉर्टेंस क्या है, आइडियल्स हैं गाइडिंग हमारे प्रेम्बल की जो बात कर रहे हैं, सर्व एज ए कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ आइडियल्स गाइडिंग टू इंडियन स्टेट एंड सोसाइटी, पहले भी बात हो चुकी है। तो इनइक्वालिटी, अगर डिस्क्रिमिनेशन, इसमें भी डिफरेंस आपने देखने हैं जो कि बहुत कम है, यहाँ से देख सकते हैं। दैट इज़ ऑल, सेकंड चैप्टर ये ख़त्म होता है। जो रेड लाइन थे और जो डिफरेंस थे, ये 3 तरह के क्वेश्चन आप में बनते हैं, फैक्चुअल, कंसेप्ट बेस्ड और रीजनिंग बेस्ड, असर्शन और रीजनिंग वाले। हाँ, इसका वीडियो होगा MCQ का, इसी पर बेस MCQ होंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।